परम श्रद्धेय सम्मानित 7 बार के पूर्व विधायक रंगीला राम राव जी, हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के जो ऑब्जर्वर लगे हैं, अपना जीवन राजनीतिक जीवन छात्र राजनीति से शुरू कर विधायक के तौर पर यहाँ कार्यभार संभाले हुए हैं। हम इकट्ठे ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। मेरे भाई इंद्रदत्त लखनपाल जी हमारे इस क्षेत्र से पिछली बार के उम्मीदवार, जिन्हें मैंने कहा कि मैं एक बैठक आपके यहाँ करना चाहता हूँ और 2 दिन का इनको समय दिया। मैं पवन ठाकुर जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि 2 दिन के अंदर आपने इस जनसभा को श्रीमती प्रतिभा सिंह जी के समर्थन में करवाया। मैं इसके लिए भी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। श्री प्रेम कौशल जी प्रवक्ता है, हमारे श्री सुरेश कुमार जी जो ऑल इंडिया के हमारे सचिव हैं, हमारे ब्रिजमोहन सोनी जी जो मेरी ही कंस्टिट्यूंसी से हैं, अनिल वर्मा जी मेरी ही कंस्टिट्यूंसी से डिस्ट्रिक्ट के हमारे जनरल सेक्रेटरी या कोऑर्डिनेटर लगाए हैं, बिट्टा जी हमारे पुराने युवा कांग्रेस के साथी, चंद्रशेखर जी धर्मपुर के विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, रिंकू चंदेल जी, अध्यक्षा अजय ठाकुर जी, जिनके नाम छूट जाएंगे वो भी सब सम्मिलित है, प्रधान उप प्रधान योगराज ठाकुर पूर्व हमारे साथी, अनिल शर्मा जी हमारे युवा कांग्रेस के वह कार्यकारी अध्यक्ष, यदुपति ठाकुर जी, अखिल गुप्ता जी, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई सेवा दल, प्रेस के बंधुओं, मेरे साथी, मेरे साथ जिन्होंने छात्र राजनीति में कार्य किया, डॉक्टर जय कुमार आजाद जी, सुरेश कुमार जी, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट जो हमारा एससी डिपार्टमेंट है उसमें राष्ट्रीय स्तर पर हमारे कन्वीनर है, और सभी सम्मानित बुजुर्ग साहिबान, माताएं, बहनें और सरका घाट के सभी निवासियों। मैं यहाँ से कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि ये मंडी के स्वाभिमान की बात है। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप केवल मंडी के मुख्यमंत्री नहीं है। ये पूरे प्रदेश के स्वाभिमान की बात होती है जब कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है। आजादी के बाद पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जयराम ठाकुर जी को कमान मिली और निश्चित तौर पर मंडी के लोगों को बहुत आशा थी। 4 बरस पहले जब जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने, लोगों को उम्मीद थी कि मंडी की जनता का उत्थान होगा, मंडी के जनता का भला होगा। उन्हें नहीं मालूम था कि अचानक राम स्वरूप शर्मा जी की मृत्यु हो जाएगी और मुझे जनता की अदालत में जाना पड़ेगा, और तब मैं जब जनता से वोट मांगने जाऊंगा तो मैंने काम तो कुछ नहीं किया। जिस मंडी के स्वाभिमान के कारण मैं मुख्यमंत्री बना, तो मैं स्वाभिमान के नाते मंडी का क्षेत्रवाद का नारा देकर मैं इस लोकसभा के उपचुनाव में लोगों में एकजुटता लाने की कोशिश करता हूं। मैंने कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, चाहे दिल्ली के हैं चाहे प्रदेश स्तर के, सुना जो मुद्दे होते हैं उनसे ध्यान बटाते हैं। अब मंडी के स्वाभिमान की बात होगी। प्रतिभा सिंह जी ने, हमारी जो लोकसभा के सदस्य है, कहा कि कारगिल के युद्ध में हिमाचल प्रदेश के कई लोग शहीद हुए। ये कारगिल को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ना चाहते थे कि वो हमने कारगिल के ब्रिगेडियर जी को टिकट दिया। हमने ब्रिगेडियर से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी हुआ करते थे, हमने मेजर जनरल विक्रम सिंह जी को हमीरपुर का टिकट दिया। हमसे ये पूछते हैं कि हम लोग सैनिकों का सम्मान करना जानते हैं, हम शहीदों का सम्मान करना जानते हैं, और आप शहीदों के नाम पर, कारगिल के नाम पर जिस प्रकार की राजनीतिक रोटियां इस लोकसभा के चुनाव में सेकने की कोशिश कर रहे हैं, 30 तारीख को मंडी की जनता उसका जवाब देगी। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं
आज बड़ी विडंबना है, आप टीवी भी देखते हैं, आप कोई भी मीडिया उठा लीजिए, देशभक्ति की परिभाषा ही बदल दी गई है। कौन देशभक्त है उसका सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं और अपने आप को सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त बताते हैं। वो लोग जो कभी देश के लिए कुर्बान नहीं हुए वो सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त बताते हैं। अगर देशभक्ति की परिभाषा की गंगा कहीं से शुरू होती है तो वो कांग्रेस पार्टी है। मैं 35 साल से कांग्रेस पार्टी का कार्य करता हूं। 17 साल की उम्र में मैंने अगर कांग्रेस पार्टी को क्यों अपनाया, इसलिए अपनाया कि सबसे बड़ी अगर देशभक्ति की पार्टी है, राष्ट्रवाद की पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी झूठ के सहारे राजनीति करती है। इस देश की आजादी में कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया और देश को जब बनाने की बात आई 1947 में, जब देश आजाद हुआ, इस देश में सुई तक नहीं बनती थी, कल कारखाने तक नहीं थे। और देश को जब संवारने की बात आई तो कांग्रेस पार्टी के नीतियों ने, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों ने जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी, उस देश में सुई से लेकर हवाई जहाज से लेकर कल कारखाने तक बनाने का काम किया, वो कांग्रेस पार्टी ने किया। आज जितने भी बड़े बड़े उद्योग है, जितने बड़ी बड़ी बैंक बने हैं, जितने भी बड़े बड़े कारखाने लगे हैं, वो सब कांग्रेस पार्टी की नीतियों से बने हैं। भारतीय जनता पार्टी से ये पूछा जाना चाहिए कि आपको सत्ता में आए सिर्फ 10 साल हुए, आपने क्या कार्य किया। और राष्ट्रवाद उन लोगों से पूछते हैं जिस पार्टी की विचारधारा ने, जिस पार्टी ने 2-2 प्रधानमंत्रियों को खोया। भारतीय जनता पार्टी का एक भी उदाहरण बता दीजिए कि इन्होंने किसी अपने एक नेता को भी आजादी से पहले और आजादी के बाद इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की बलिदान दिया। आज प्रतिभा सिंह जी पर उंगली उठाकर पूछते हैं कि कारगिल के शहीदों का सम्मान नहीं करते। आपने तो उन देश के 2 प्रधानमंत्रियों का अपमान किया जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी सुबह ब्रेक का नाश्ता करके जब घर के बाहर कदम रखती है, कल्पना भी नहीं की होगी कि उनकी छाती में उनके अंगरक्षक 36 गोलियां दाग देंगे। वो क्यों? क्योंकि वो इस देश की एकता और अखंडता को मजबूत करना चाहती थी और भारी दुश्मनों ने वो अंगरक्षक को अपना हथियार बनाकर उनके सीने में 36 गोलियां दाग दी। 5 साल बाद उनका बेटा पायलट थे, प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री बने, देश की एकता और अखंडता के लिए वो पूरे हिंदुस्तान में इस देश को एकजुट करने के लिए भ्रमण करते गए। और ये पता भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी कि 5 साल बाद देश की भारी ताकतें उन्हें भी बम से उड़ा देगी। उनके प्राणों की चित्रे उड़ गए। साथ लगता पंजाब था। पंजाब में सरदार बेअंत सिंह जी आतंकवादियों से लड़ रहे थे। एक शाम अपने सचिवालय से निकलकर जब अपनी कार में बैठते हैं, कार को बम से विस्फोट से उड़ा दिया गया। छत्तीसगढ़ में अभी 60 साल पहले कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता और 46 कार्यकर्ताओं को नक्सलवादियों ने बम से उड़ा दिया गया। ये लोग आज कारगिल का नाम लेकर इस लोकसभा उपचुनाव में जो राजनीतिक रोटियां सेकने की बात कर रहे हैं, उनसे यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी का एक भी ऐसा नेता बता दीजिए, कार्यकर्ता तक बता दीजिए, जिसने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। ये तो सिर्फ जब चुनाव आते हैं तो मुद्दों से ध्यान बांटने के लिए कभी स्वाभिमान की बात कर देते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी के कोई नेता मंच के माध्यम से खड़ा होकर कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारे परिवारों में कितने बच्चे घर में पढ़ लिख कर रोजगार के अवसर की तलाश करने की सोचते हैं, पर उनको रोजगार की रोशनी नजर नहीं आती। क्या कारण है? क्योंकि रोजगार के लिए जो नीतियां बनाई हैं, वो सब नीतियां कांग्रेस पार्टी ने जो बनाई थी, उनको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। और जो नीतियां बन रही है वो अंबानी और अदानी के लिए नीतियां बन रही है। आपके आने वाली युवा पीढ़ी को रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे। लेकिन ये क्या काम करते हैं कि हम मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम बोलते हैं कि बेरोजगारी है, ये बोलते नहीं चाइना बॉर्डर में हमारी सेना खड़ रही है, लड़ाई लड़ रही है। हम बोलते हैं
कि हमारे युवाओं को रोजगार दो। बीटेक करके, बीएड करके, आईटीआई करके लड़के रोजगार की कतार में खड़े हैं। ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ युद्ध होने वाला है, सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया हमने। सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी होते हैं, सिर्फ चुनावों के वक्त इन मुद्दों पर ये इसका ध्यान बांटना चाहते हैं। आज महंगाई देखिए, 2013 का मैं, प्रधानमंत्री मोदी जी मुख्यमंत्री थे, भाषण दे रहे थे। मित्रों, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। अभी 2013 के मैं, वो हमारे पास किसने वीडियो भेजा, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी इस देश में आए हैं, महंगाई में मां शब्द का पहला नाम लेने से भी घबरा रहे हैं। मां शब्द महंगाई का इतना अहंकार है। 2013 में मोदी जी भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि गरीब के घर का चूल्हा नहीं जल रहा क्योंकि गैस का सिलेंडर उस समय 2014 में 400 रुपए से बढ़कर 450 रुपया हो गया था। कितना हो गया था? 450 रुपए। और मोदी जी भाषण दे रहे हैं, गरीब के घर चूल्हा नहीं जल रहा, बच्चा भूखा रात को सो रहा है और माताएं आंसू पी रही है। इतनी महंगाई के शब्द में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को याद करके इतना लंबा भाषण दे रहे हैं। और आज महंगाई का क्या आलम है। जो गैस का सिलेंडर 70 साल में, जो 70 साल की बात करते हैं, 450 रुपए का 2014 में था, और आपकी एफडी अगर 50,000 की जमा होती थी, उसमें 50,000 का 1 लाख बन जाता था। आज ये गैस का सिलेंडर जो मोदी जी उस समय भाषण कर रहे थे, देते थे, तो 450 से बढ़कर 850 रुपए का हो गया है? 1,000 रुपए का है? 1,025 रुपए का जो आप बोल रहे हैं। तो ये मोदी जी 2014 में कह रहे थे। वही सरसों का तेल, वो सरसों का तेल 2014 में 75 रुपए का था, आज बढ़कर 150 रुपए का हो गया है। 245 रुपए का हो गया है। लगता है ये हमारे साथी लोग वहां खुद तेल लेने जाते हैं। तो आपको मोल पता होगा जब जेब से, बटुए से नोट खर्चे होते होंगे। तो मैं ये मोदी जी से ये पूछना चाहता हूं कि तब आप कहते थे मनमोहन सिंह जी मां नाम नहीं लेते, आज तो आप देश के सबसे बड़े विश्व के नेता बनते हैं, आप क्यों नहीं महंगाई का नाम लेते? तो जब आप 30 तारीख को वोट डालने जाए, गैस की सिलेंडर की तरफ बड़े गौर से देखना आपने, और वोट देने से पहले 30 तारीख को उनके सामने नमस्कार करना, सर झुकाना कि भाई आप बहुत महंगे हो गए हैं, तब वोट देने जाए। तो नमस्कार करके उस सिलेंडर को जरूर जाना और याद करना कि 1,000 रुपए का सिलेंडर जब किसी की गरीब की जेब से 1,000 रुपए निकलता तो दर्द उसे होता। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये जयराम सरकार, मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस सरका घाट में जो विकास किया वो किस पार्टी ने किया? आज तक विकास की जो भी गंगा बही वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई, और रंगीला राव जी यहाँ हमारे मंत्री होते थे, उनके द्वारा बही गई। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चुनाव के वक्त कई बातें होती है, परिस्थितियां ऐसी बन जाती है, लेकिन हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रंगीला राव जी है, और उनके सहपाठी के रूप में, सहयोगी के रूप में, जब हम पिछली बार टिकट की बात कर रहे थे तो कई बार बात आई तो पवन जी ने बोला नहीं राव साहब को चुनाव लड़ाएं, लेकिन कई परिस्थितियां ऐसी बदली कि युवा साथी को हाईकमांड चाहता था, युवा साथी को टिकट मिला, पवन ठाकुर जी चुनाव लड़े, कोई बात नहीं, चुनाव हार गए, लेकिन ये आपकी सेवा के बीच हमेशा तत्पर है, आपके कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार राव साहब ने आपके कार्य किया, जिस प्रकार से राव साहब ने आपके कार्य किया। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आउटसोर्स कर्मचारी है, मेरे साथी इंद्रदत्त लखनपाल जी ने कहा, आउटसोर्स कर्मचारियों का सबसे ज्यादा शोषण इस प्रदेश में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में था, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उन सबको
किसी ना किसी रूप में हम एक नीति के तहत लाएंगे। 4 साल हो गए उनके घोषणा पत्र के इस योजना को अभी लागू नहीं किया। सोचा ही नहीं था। उन्होंने सोचा बाद में थोड़ी वो नीति बनाकर झुंझुना पकड़ा देंगे और उसके बाद हम अपना देखेंगे। इस मंच के माध्यम से हम कहना चाहते हैं आपको, इतने आउटसोर्स कर्मचारी है, निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस का घोषणा पत्र आएगा और 22 में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, हमने हाई कमांड से भी ये चर्चा की है, एआईसीसी में भी श्री राहुल गांधी जी से भी 2 बातों की हमने चर्चा की है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को इस मंच के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, कांग्रेस के नेता यहाँ सारे बैठे हैं, कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस की सरकार आई, हम नीति भी लाएंगे और उन्हें पक्का भी करवाएंगे। ये हमारा इस मंच के माध्यम से हमारा। इसके अलावा मैं आपको और भी एक बात कहना चाहता हूं, हम लोग मुद्दों आधारित राजनीति करते हैं। हम ये नहीं कहते कि आज कारगिल के वीर शहीदों का अपमान किया गया। हम शहीदों का सम्मान करने वाली सबसे पार्टी है और शहीद होने वाले भी सबसे पार्टी है। हम कभी स्वाभिमान की बात नहीं करते, हम सिर्फ गरीब की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि गरीब का उत्थान हो, माताओं और बहनों का सम्मान हो, बुजुर्गों को आदर मिले और समाज का कोई भी वर्ग हो, चाहे महिलाएं हैं, युवा है, मजदूर है, किसान है, उसको किस प्रकार से उत्थान किया जाए, एक विचार समाज की समान विचारधारा से ऊपर उठाया जाए, उसके लिए कांग्रेस पार्टी नीतियां बनाती है। उस नीतियों का सबसे पहला सदुपयोग मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह जी और डॉक्टर श्रीमती सोनिया गांधी जी ने सोचा कि हिंदुस्तान की 130 करोड़ की ये जो जनसंख्या है, यहाँ रोजगार के कैसे अवसर पैदा किए जाए। और पहली बार पूरे विश्व में एक ऐसी योजना शुरू की गई कि सबके घर के दरवाजे पर रोजगार के अवसर पैदा किए जाए। उसके लिए धन लगना था, हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी का दृढ़ संकल्प था कि हम हर घर के दरवाजे तक रोजगार देंगे। और मनरेगा के रूप में ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने हर घर के दरवाजे पर, गरीब के घर के दरवाजे पर रोजगार के अवसर पैदा किए। अगर ये कोरोना काल में 2 साल पहले हम घरों में बंद बैठे, हमने जीवन काल में कभी ये सोचा भी नहीं था। इस सभागार में बैठे जितने भी लोग हैं, हमने कभी ये सोचा भी नहीं था कि हमें घर के अंदर बैठना पड़ेगा। कभी सोचा था हमने? कोरोना का नाम भी हमने कभी नहीं किया, सोचा था कि कोरोना महामारी का नाम किसी ने नहीं सोचा था। और समाज के सब आदमी, चाहे वो गरीब था, किसान था, मजदूर था, सरकारी कर्मचारी था, इस कोरोना में जो हिमाचल की संस्कृति है, जो हिंदुस्तान के संस्कार है, उसके अनुसार इस समाज में अपनी धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ा रहा था। जो जिससे बन रहा था, गरीब को खाना बांट रहा था, किसी को मास्क बांट रहा था, कोई जो भी चीज से हो रहा था कर रहा था। और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस विश्व की महामारी में, जब हम सब घरों में बंद थे, हमने जीवन में कल्पना नहीं की थी कि हम सब लोगों को घरों में बंद होना पड़ेगा, हमारे बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता उस महामारी में भी अवसर तलाश रहे थे। और अवसर कैसा कि जो सप्लाई मास्क की होनी है, जो पीपी किट की सप्लाई होनी है, जो मशीनों की सप्लाई होनी है, उसमें भ्रष्टाचार कर रहे थे। और कोरोना काल में जो भ्रष्टाचार हुआ इस सरकार में, उसके कारण हमारे जो पूर्व अध्यक्ष राजीव बिंदल जी हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। आप इनसे, सरकार से सवाल पूछिए कि राजीव बिंदल जी को क्यों इस्तीफा देना पड़ा। उनको इसलिए इस्तीफा देना पड़ा कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उस भ्रष्टाचार के कारण भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को जाना पड़ा। तो जो भ्रष्टाचार की बात हम पर करते हैं, आप अपने अध्यक्ष को उठाते हैं, हम पर उंगली उठाते हैं। ये वो लोग हैं जो सपने बेचते हैं, रात को सपने सोचते हैं और अगले दिन इनके नेता जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास जाते हैं और सपने बेचने का काम करते हैं। ठीक कह राव साहब ने कि 15-15 लाख रुपया 2014 में देने की बात की थी।
और आज आपके अकाउंट में 15 लाख के 30 लाख होने चाहिए। आ चुके हैं 15 लाख के 30 लाख। तो ये 30 लाख नहीं आए हैं, ये सिर्फ नारे हैं, फिर बोलते हैं जुमले हैं। ये जुमले अगले आने वाले हर चुनाव में आएंगे, 22 के चुनाव में भी आएंगे। हम तो आपके पास इसलिए आए हैं कि हम आपसे चाहते हैं कि जो हमारी प्रत्याशी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी है, उनके पति ने हिमाचल प्रदेश की सेवा की, उनके पति ने कांग्रेस पार्टी के माध्यम से जो भी विकास हुआ हिमाचल प्रदेश का किया, आज आपके बीच में है। हम उनका प्रतीक है। हम आपसे अपील करने आए हैं कि कम से कम 30 तारीख को जाते हुए जब आप वोट डालने जाए तो सिलेंडर की तरफ जरूर देखना, नमस्कार भी जरूर करना, हमारे कामों की तरफ भी देखना और हमारे कामों को भी अपने ध्यान और ज़हन में लाना, और प्रतिभा सिंह जी के जो हमारा हाथ का निशान है उस पर मोहर लगाना। अंत में मैं अपने युवा साथी पवन ठाकुर जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। 20 साल से पहले ये युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, 20 साल से हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं और राजनीतिक जीवन में सेवा भाव से राजनीति करना चाहते हैं। ये कोई चुनाव की राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन जब मौका मिलता है ये आपके बीच में आते हैं, चुनाव की राजनीति में भी भाग लेते हैं। राव साहब और पवन ठाकुर जी एक दूसरे के पूरक हैं। निश्चित तौर पर राव साहब जी ने इस विधानसभा क्षेत्र का अपना कार्य किया और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी पिछली बार टिकट की बात आई, क्योंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष था, मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि राव साहब भी बैठे हैं, पवन जी ने पहला नाम राव साहब का ही लिया था। लेकिन कई जगह क्राइटेरिया बन गया, कई जगह क्राइटेरिया नहीं बन गया। अब मुद्दे हुए कि इन पवन जी को टिकट देना है या इस आदमी को टिकट देना है, उस लाइन में राव साहब नहीं थे। तो राव साहब से भी जब पूछा गया तो कईयों ने कहा कि सुरेश जी को बोला कि बात कीजिए, तो पवन ठाकुर जी को पार्टी का टिकट दिया गया। कोई बात नहीं, पवन जी चुनाव हारे, लेकिन ये अगर इस विधानसभा क्षेत्र से अच्छी लीड दिलाएंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में पवन ठाकुर जी का भी भविष्य उज्जवल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अंत में मैं ये आपसे एक बार फिर प्रार्थना करना चाहता हूं, स्वाभिमान आम आदमी का होता है, किसान का स्वाभिमान होता है, मजदूर का स्वाभिमान होता है, महिलाओं का स्वाभिमान होता है, राजनीति में स्वाभिमान व्यक्ति से जुड़ा होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री या स्वाभिमान क्षेत्र से जोड़कर जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उसका जवाब देने का समय 30 अक्टूबर को आपके पास है। और जो शहीदों की बात कर रहे हैं, अमोल कैप्टन विक्रम बत्रा, अमोल कालिया, 52 जवान कारगिल के युद्ध में शहीद हुए। प्रतिभा सिंह जी ने तो ये कहा कि आपकी इंटेलिजेंस की फेलियर है। भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनकी फेलियर है। लेकिन इन्होंने तोड़ मरोड़ के जिस तरह बयान को प्रस्तुत किया, हम जानते हैं, क्योंकि हमारी विचारधारा में बलिदान देना लिखा है, हमारी विचारधारा में त्याग लिखा है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं आते। मैं किसी पद पर नहीं हूं, मैं सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं आता हूं। और विश्व में एक ऐसा उदाहरण जो विश्व में ना कभी घटित हुआ है, ना भविष्य में घटन होगा, श्रीमती सोनिया गांधी को 2004 में हमारे सारे कांग्रेस के एमपी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। आप देखिए, हमारे सहयोगी दल भी सोनिया गांधी से प्रार्थना कर रहे थे कि आप श्रीमती सोनिया गांधी जी देश की प्रधानमंत्री बनिए। उन्होंने कहा एक रात सोचने का मौका दीजिए। अब देखिए, जिसके सामने प्रधानमंत्री की कुर्सी हो, वो पूरी रात क्या सोचती होगी, पूरी रात उनके मन में क्या विचार आता होगा। स्वीकार प्रधानमंत्री की कुर्सी करूं, सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे बड़ी जनसंख्या के देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी को स्वीकार करूं। पूरी रात उनको नींद नहीं आई होगी। अगले दिन जब वो संसद के सेंट्रल हॉल में आती है तो बड़ी विनम्रता से कहती है कि नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी की उस महान पार्टी की अध्यक्षा रहूंगी
जिस कांग्रेस पार्टी ने इस देश को संवारा, इस देश को बनाया, जहां सुई तक नहीं बनती थी, हर घर में रोजगार पैदा किया, उसकी मैं अध्यक्षा रहूंगी। मैं इस प्रधानमंत्री की कुर्सी का त्याग करती। ये है कांग्रेस की विचारधारा, ये है कांग्रेस के लोगों के मन की भावना। और यहां कुर्सी के लिए स्वाभिमान, कारगिल शहीद, अरे 4 साल मंडी वालों ने आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिया। आपको सिर्फ सिराज ही नजर आना था, आप सिर्फ सिराज के ही मुख्यमंत्री बनकर रह गए। अब वक्त आया है, आप उठिए। आम जन जब उठता है, और कांग्रेस की आवाज भी आम जनता है, आम महिलाएं हैं, किसान है, मजदूर है, और उस आम जनता का ताकत जो 1947 में सबसे बड़ी ताकत मत के द्वारा मिली है, 30 नवंबर को जब आप जाएंगे तो ये हाथ का निशान होगा, उस पर आप अपना मोहर लगाइए और प्रतिभा सिंह जी को, जो कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी है, भारी मतों से विजय बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूं। मैं एक बार फिर से पवन ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।